डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, की आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की उप रक्षा मंत्री कैथलीन हिक्स ने सोमवार को घोषणा की कि उनके देश की सेना चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अगले 2 वर्षों में हजारों स्वायत्त हथियार प्रणालियों का उपयोग शुरू करने की योजना बना रही है। अमेरिका की रेप्लिकेटर पहल का उद्देश्य सेना की सभी शाखाओं के लिए अत्यधिक संख्या में किफ़ायती प्रणालियों का उत्पादन करने के वास्ते रक्षा और अन्य तकनीकी कंपनियों के साथ समन्वय करना है। पिछले करीब 1 दशक के आसपास विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र संचालन के लिए सक्षम सैन्य प्रणालियां तेजी से सामान्य हुई हैं, लेकिन अमेरिकी घोषणा स्पष्ट करती है कि युद्ध का भविष्य बदल गया है। युद्धक रोबोट का दौर आ गया है। विचार को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। बीते दशक में सैन्य उद्देश्यों के लिए उन्नत रोबोटिक प्रणालियों का खासा विकास हुआ है। इनमें से कई तो परिवर्तित वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जो स्वयं अधिक सक्षम, सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई हैं। हाल ही में ध्यान इस बात पर भी प्रयोग करने पर केंद्रित हो गया है कि युद्ध में इनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। यूक्रेन में रूस के युद्ध ने दिखा दिया है कि वास्तविक दुनिया में तैनाती के लिए प्रौद्योगिकी तैयार है। बख्तरबंद वाहनों और तोपखानों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए रोबोट हवाई वाहन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यूक्रेनी नौसेना के हमलावर ड्रोनों ने रूस के काला सागर बेड़े को पंगु बना दिया है, जिससे उनके युद्धपोत बंदरगाह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी सैन्य रोबोट के बारे में सोच विचार होता था, लेकिन अब इसका समय आ गया है। हर जगह रोबोट। अपने भाषण में अमेरिका के उप रक्षा मंत्री हिक्स ने युद्ध लड़ने के तरीके बदलने की तत्काल आवश्यकता रेखांकित की है। उन्होंने घोषणा की कि नया रेप्लिकेटर प्रोग्राम अगले 18 से 24 महीनों के भीतर कई डोमेन में हजारों की संख्या में जिम्मेदार स्वायत्त प्रणालियों को पेश करेगा। स्वायत्त का अर्थ है कि ऐसा रोबोट जो मानव हस्तक्षेप के बिना जटिल सैन्य अभियानों का अंजाम दे सकता है। एट्रीटेबल का अर्थ है रोबोट इतना सस्ता है कि उच्च प्राथमिकता वाले मिशन में इसे जोखिम में डालने तक खोने का खतरा मोल लिया जा सकता है। ऐसा रोबोट पूरी तरह से डिस्पोजेबल होने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह बहुत किफ़ायती होगा, इसलिए इन्हें बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है। युद्ध के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। चीन का ताइवान को लेकर जो रुख है, उससे तनाव के संघर्ष में तब्दील होने की आशंका है। ऐसे में रोबोट किसी बड़े चीनी आक्रमण को बेदम करने में अमेरिका के लिए निर्णायक हो सकते हैं। रेप्लिकेटर भी आगे देख रहा है कि उसका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए रोबोट के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संस्थागत बनाना है। एक साहसी नई दुनिया स्वायत्त प्रणालियों के बारे में एक बड़ी चिंता यह है कि क्या उनका उपयोग सशस्त्र संघर्ष के कानूनों के अनुरूप हो सकता है। आशावादियों का तर्क है रोबोट का प्रोग्राम सावधानीपूर्वक इस तरह तैयार किया जा सकता है कि वे नियमों का पालन करें, क्योंकि गर्मी और लड़ाई के दौरान भ्रम की स्थिति में वे नियमों का मनुष्यों से बेहतर पालन कर सकते हैं। आइए हम अमेरिका की बात करें। अमेरिका ने चीन की बढ़ती आक्रामकता और विवादित नक्शे के बीच इंडोनेशिया के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। इसमें अमेरिका और इंडोनेशिया के अलावा 5 अन्य देशों की नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया है। इस सैन्य अभ्यास को गुरुवार को इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आयोजित किया गया है। अमेरिका और इंडोनेशिया 2009 से हर साल इस इलाके में सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं। इसमें शामिल दोनों देशों की नौसेनाएं लाइव फायर ड्रिल में हिस्सा लेती हैं। पिछले साल इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी शामिल हुए थे। इस साल इसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की नौसेना भी हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में 7 देशों के कुल 5000 सैनिक चीन के खिलाफ संयुक्त लाइव फायर ड्रिल में शामिल हुए हैं। चीन इस बहुपक्षीय युद्धाभ्यास को एक संभावित खतरे के रूप में मानता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका पर इंडो पैसिफिक में नाटो जैसे एक अन्य संगठन बनाने का आरोप लगाती रहती है। इस सैन्य गठबंधन को चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और क्षेत्र के भीतर राजनयिक क्षेत्रों में इसे बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पूर्वी जावा प्रांत के तटीय शहर बालूरन में 2 सप्ताह के सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज में ब्रुनई, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, भारत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, पूर्वी तिमोर ने अपने पर्यवेक्षकों को भेजा था। अमेरिकी सेना प्रशांत के कमांडिंग जनरल चार्ल्स फिलिप ने कहा है कि प्रशिक्षण में शामिल 19 राष्ट्र एक स्वतंत्र खुले भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। मंगलवार को जकार्ता में अमेरिकी दूतावास के जारी बयान में फिलिप ने कहा कि सुपर गरुड़ शील्ड 2003 पिछले साल की जबरदस्त सफलता पर आधारित है। यह संयुक्त बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, समान विचारधारा वाली एकता को प्रदर्शित करता है, जो एक स्थिर, सुरक्षित और अत्यधिक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक की अनुमति देता है। बयान में कहा गया कि कम से कम 2100 अमेरिकी और 1900 इंडोनेशियाई सैनिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इसमें कमांड और कंट्रोल सिमुलेशन, एक एम्फीबियस अभ्यास, हवाई संचालन, एक हवाई क्षेत्र जबली अभ्यास और संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है। इसका समापन एक लाइव फायर इवेंट के साथ किया जाता है। कमांड पोस्ट अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं शामिल होती हैं, जो एक साथ दुश्मन पर हमले का प्लान बनाती हैं। इसके अलावा फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास में एक साथ संचालन और संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास किया जाता है।
चीन के नए नक्शे पर भारत के बाद अब मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान और नेपाल ने कड़ा विरोध जताया है। मलेशिया ने चीन के नए नक्शे को खारिज कर दिया है, जिसमें लगभग पूरे साउथ चाइना सी को ड्रैगन का इलाका दिखाया गया है। इसमें मलेशिया के बोर्नियो तट के पास का भी इलाका शामिल है। इस बीच फिलीपींस और ताइवान ने चीन को जमकर सुनाया है। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के विवादित मेयर बालेन शाह ने तो अपनी चीन यात्रा तक को रद्द कर दिया है। इससे पहले भारत ने चीन के दावे की हवा निकाल दी थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने उसकी पोल खोलकर रख दी थी। चीन साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद भी दक्षिणी चीन सागर के लगभग सारे इलाके पर दावा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि चीन का 9 डैश लाइन निराधार है। चीन ने हाल के दिनों में दक्षिणी चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और वहां पर मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का पड़ोसी देशों मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई और ताइवान के साथ गंभीर विवाद है। इसी को देखते हुए हाल ही में फिलीपींस ने अमेरिका को नेवल बेस बनाने के लिए जगह दी है। मलेशिया ने कहा है कि चीन का यह दावा एक तरफा है, मलेशिया इसे मान्यता नहीं देता। इस बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह चीन के साथ इस नक्शे पर भड़क गए हैं। बालेन शाह ने अपनी चीन यात्रा को रद्द कर दिया है। चीन की सरकार ने बालेन शाह को यह न्योता दिया था। बालेन शाह ने आरोप लगाया कि चीन ने अपने नक्शे में नेपाल के नई राजनीतिक नक्शे को मान्यता नहीं दी है। दरअसल चीन ने अपने नक्शे में काला पानी लिपुनधारा के इलाके को भारत का हिस्सा माना है, जिस पर नेपाल ने अपना दावा करता है। बालेन शाह ने कहा कि चीन ने ऐसा करते हुए नेपाल से सलाह तक नहीं ली। भारत के नए राजनीतिक नक्शे के जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नेपाल की संसद में एक नया नक्शा पारित कराया था। ओली को इस नक्शे को बनाने में चीन के तत्कालीन राजदूत ने भी मदद की थी। इस बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले 2023 के एक नया मानक मानचित्र जारी करने के अपने कदम का बचाव करते हुए बुधवार को कहा उसके कानून के अनुसार यह एक नियमित कवायद है और भारत से पूर्वाग्रह से दूर एवं शांत बने रहने तथा इसका ज़्यादा अर्थ निकालने से बचने का आग्रह किया। भारत ने मंगलवार को चीन के तथाकथित मानक मानचित्र पर कड़ा विरोध जताया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन पर दावा किया गया था और कहा था कि इस तरह के कदम सीमा विवाद के समाधान को केवल जटिल बनाते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी इन दावों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समाचार चैनल NDTV द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मानचित्र से जुड़े चीन के कदम पर एक सवाल के जवाब में कहा, सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। हम एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ चले। हाल ही में हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के इलाके में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। और ऐसा पहला वीडियो था जिसमें दिखा कि पाकिस्तानी तस्कर भारत के क्षेत्र में मादक पदार्थ का पैकेट गिरा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक फोर्स ने बुधवार को इस नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। बताया कि तस्करी में लाहौर पुलिस एंटी नारकोटिक्स विंग का प्रमुख शामिल है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान रेंजर्स ने दावा किया था कि उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान में मादक पदार्थों, हथियारों, गोला बारूद की तस्करी करने की कोशिश करने के आरोप में पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर 6 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 कथित तस्कर भारत के फिरोजपुर के हैं, जिनके नाम गुरमीत सिंह, सिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल जग्गा है। रतनपाल सिंह जालंधर का है और गुरविंदर सिंह लुधियाना का है। पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स विंग के प्रमुख मजहर इकबाल पर ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स, खासकर हीरोइन की तस्करी करने का आरोप है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इकबाल ने तस्करी के जरिए अरबों रुपए कमाए और हाल ही में गिरफ्तार किए गए भारतीय तस्करों के बयानों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार दवाओं की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए लाहौर पुलिस के मादक द्रव्य विरोधी विंग के प्रमुख मजहर इकबाल के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी छानबीन की जा रही है। अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पंजाब पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हमने नशीली दवाओं को अवैध सीमा पार तस्करी की जांच के दायरे को और बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार उन्होंने कहा कि कुछ शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पता था कि इकबाल वर्षों से सीमा पार तस्करी में शामिल था, लेकिन वो अपने अपराध से बचने उन्हें चुप कराने में कामयाब रहा। अधिकारी ने कहा कि 6 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद मामले पर उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई, जिसके बाद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। उम्मीद है कि पुलिस लाहौर में नेटवर्क के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर सकती है। आइए अब केंद्र सरकार की तरफ से एक जरूरी खबर के बारे में बात करें। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिवसीय विशेष स्पेशल सेशन बुलाया है। पिछले 10 सालों में पहली बार है जब मोदी सरकार ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया है। अब जनता के मन में सवाल उठने लगे हैं कि मोदी सरकार ने संसद का स्पेशल सेशन क्यों बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं या फिर सरकार कोई नया बिल लेकर आ रही है। हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र के दौरान संसदीय कामकाज नए संसद भवन में स्थानांतरित हो सकता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को किया था। संसद के नए भवन से जुड़े निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि यह सत्र की मेजबानी के लिए तैयार हो सके। आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं। इसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल हैं। विशेष परिस्थितियों में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हुआ था। हाल में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अमृतकाल के दौरान भारत के लक्ष्य भी विशेष सत्र में चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं।
विशेष सत्र का एजेंडा स्पष्ट नहीं होने के बीच ऐसी अटकलें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार कोई विधेयक पेश कर सकती है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। सरकार ने सेशन ऐसे समय बुलाया जब हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान कहा था भाजपा समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने कहा था, मुझे आशंका है कि वे दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव करा सकते हैं। भाजपा ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच कटुता वाले देश में बदल दिया है। अगर वे सत्ता में वापसी करते तो इससे हमारा देश नफरत का देश बन जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि सरकार ने यह स्पेशल सेशन क्यों और किस लिए बुलाया है। इस बीच सोशल मीडिया पर कयासों का दौर जारी है। सोशल मीडिया यूजर एक दूसरे से जानकारी जुटाने में लगे हैं। आगे सरकार ने स्पेशल सेशन क्यों बुलाया है? कोई पूछ रहा है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो एक दूसरे से साझा करें। कई सोशल मीडिया यूजर अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। अभी कयासों का दौर जारी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक 16 दिवसीय सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले संसद का विशेष 3 स्वाभाविक सत्र से 31 जून 2017 की मध्य रात्रि को आयोजित किया गया था, जो जीएसटी के लागू होने के अवसर पर था। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र था। वहीं अगस्त 1997 में 6 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जो भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर था। भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त 1992 को मध्य रात्रि सत्र आयोजित किया गया था। भारत की आज़ादी के रजत जयंती वर्ष पर 14-15 अगस्त 1972 को और भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर 14-15 अगस्त 1947 को पहला ऐसा विशेष मध्य रात्रि सत्र आयोजित किया गया था। बता दें कि अमृतकाल के बीच संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संसदीय कार्यमंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है। जोशी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर आशान्वित थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।